दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बार फिर सामान्य हिंदी व्याकरण में ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। तो आइए अल्प प्राण वर्ण के बारे में जानते हैं कि अल्प प्राण वर्ण क्या हैं, क्यों इनको अल्प प्राण वर्ण कहा गया, क्या कारण है। उन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो जैसा आप नाम से भी अल्प अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है जो हम सांस अंदर बाहर लेते हैं। यहाँ प्राण का मतलब उसी सांस से है। तो अल्प प्राणवर्ण किसे कहेंगे? तो अल्प प्राणवर्ण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प या कम मात्रा में प्रयुक्त होती है। अल्प प्राणवर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में प्रयोग हो, कम मात्रा में प्रयोग हो, उन्हीं वर्णों को हम जो है अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। जैसे का वर्ग, मान लीजिए हमने लिखा का वर्ग के सारे वर्ण हमने लिखे क, ख, ग, घ, इंग। तो अगर हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसको क, ख, ग, घ, इंग। तो पहला, तीसरा और पांचवा इन वर्णों का उच्चारण हमको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा है। अगर हम इनको सही उच्चारित करना चाह रहे हैं तो इनका उच्चारण हमको ख की अपेक्षा का उच्चारण जल्दी करना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है वो कम मात्रा में बाहर निकल रही है। इसीलिए वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण वर्ण की श्रेणी में रखा गया। इन्हीं को अल्प प्राण वर्ण कहा गया। अब बात आती है महाप्राण वर्ण। अब बात आती है महाप्राण वर्ण क्या है। तो महाप्राण वर्ण किसको कहेंगे? महाप्राण वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है। अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है, उन्हें महाप्राणवर्ण कहते हैं। उन्हें महाप्राणवर्ण कहते हैं। जैसे का वर्ग के अंदर अंतर्गत ही हम ले लेते हैं। का वर्ग ग, घ, इंग।
अल्प प्राण में हमने देखा कि क, ग, इंग्या अल्प प्राण है। लेकिन अगर का वर्ग में ही हम महाप्राण की बात करें तो महाप्राण का मतलब कि इसमें प्राणवायु जो है, इसके उच्चारण इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी, हमारे मुख से प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। जैसे मान लीजिए क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, इंग्या ये इंग्या। तो हमारी वर्णमाला का क्रम देख लीजिए कितना व्यवस्थित क्रम है, कितना वैज्ञानिक क्रम है। इस पे जरा ध्यान दीजिए कि अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, मतलब एक क्रम से अल्प महा अल्प महा अल्प महा अल्प, इस तरीके से ये लिखे गए। तो मेरे ख्याल से आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में समझ में आ गया होगा। महाप्राण में हमको ये ध्यान देना है कि ये वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, और अल्प प्राण वर्ण वर्ग के, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो। तो अल्प प्राण वर्ण पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा। महाप्राण वर्ण दूसरा होगा और चौथा होगा। किसका? वर्ग का। किसका? वर्ग का। तो अल्प और महाप्राण में हमको बस इतनी चीजों को ध्यान में रख के चलना है कि अल्प प्राण हम कैसे जानेंगे और महाप्राण हम कैसे जानेंगे। आइए आगे जान लेते हैं सघोष और अघोष वर्ण। सघोष और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण, अघोष वर्ण। सघोष जैसा आप देख रहे हैं, सघोष नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सघोष, स का मतलब होता है सहित, सा का मतलब होता है सहित, और घोष का मतलब होता है नाद। नाद कह लीजिए, नाद का मतलब एक आवाज होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गुनगुनाहट होगी, गुन्नाहट होगी, गुनगुनाहट होगी। तो अब इसमें सघोष वर्ण किसको कहेंगे और अघोष वर्ण? अघोष का मतलब आ का मतलब नहीं, घोष का मतलब वही गुनगुनाहट। जिन वर्णों में गुनगुनाहट न हो वो अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो आइए पहले इनकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर ग्रंथियों में कंपन हो या झंझनाहट हो, कंपन हो या झंझनाहट हो, उसको हम सघोष वर्ण, उसे सघोष वर्ण कहेंगे, उसे सघोष वर्ण
कहेंगे, उसे हम सघोष वर्ण कहेंगे। अघोष वर्ण क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर ग्रंथियों में झंझनाहट न हो, झंझनाहट न हो, उसको हम अघोष कहेंगे। झंझनाहट का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा गुनगुनाहट, गुन्नाहट जिसको हम कहते हैं, वही चीज है इसमें। तो इतनी चीज हमको इसमें सघोष और अघोष में हमको ध्यान में रखना है। अब अघोष में कौन कौन से आएंगे? किसी वर्ग को आप ले लीजिए, जैसे का वर्ग है सघोष में, क ख, क ख, क ख, ग घ, इंग्या। यहाँ चा वर्ग हम रख देते हैं। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। तो इनका उच्चारण अगर हम कर रहे हैं, सघोष वर्ण, अब इसमें से हमको सघोष वर्ण का पता करना है कि भाई इसमें से सघोष वर्ण कौन है। यहाँ अघोष लिखा हुआ है, इन वर्गों में हमको अघोष वर्ण का पता करना है। तो अगर हम इसका पता करना चाहते हैं एक बेसिक तरीके से, आसानी से, कि हमको पहचान में आ जाने चाहिए कि सघोष क्या है, तो सघोष का मतलब, घोष का मतलब होता है गुनगुनाहट या झंझनाहट थोड़ा सा हो स्वर ग्रंथियों में। कहाँ हो? स्वर ग्रंथियों में हो। तो अगर हम का उच्चारण करें, क ख, ग घ, इंग्या, तो सघोष की अगर हम बात करें तो क और ख, क ख, तो इन दोनों वर्णों को बोलने में हमारी स्वर ग्रंथियां जो है झंझनाहट नहीं उत्पन्न करें, लेकिन हम ग घ, इंग्या, इसको अगर हम बोल रहे हैं ग घ, इंग्या, ज, झ, ञ, अब यहाँ च, छ, तो सघोष का मतलब हुआ कि जो भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, वो सघोष में होगा। वो जो है सघोष में होगा। ये कहाँ होंगे? सघोष में होंगे। ये सघोष वर्ण, ये सघोष वर्ण इसलिए है क्योंकि इनको जब हम उच्चरित कर रहे हैं, इनको जब हम बोल रहे हैं, तो हमारी स्वर ग्रंथियों में थोड़ा सा कंपन हो रहा है। ज, झ, ञ, तो थोड़ा सा महसूस करेंगे कि हल्का सा जो है स्वर ग्रंथियों में हमारे कंपन हो रहा है। इसीलिए तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को हम सघोष वर्ण कहते हैं। और ये जो पहला और दूसरा है, ये पहला और दूसरा, ये अघोष है, ये अघोष वर्ण है, ये अघोष वर्ण, ये जो है अघोष वर्ण है। तो कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं कि भाई वर्ग का कौन सा वर्ण जो है, कौन सी संख्या का वर्ण सघोष है, पहला दूसरा सघोष है कि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। तो यहाँ पे हमको वर्गीकृत करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा कि सघोष
पहला दूसरा है कि तीसरा चौथा और पांचवा है। तो आप आसानी से अगर इसकी परिभाषा को समझ ले रहे हैं, जान ले रहे हैं कि सघोष की खासियत क्या है, अघोष की खासियत क्या है, सघोष हम किसको कहेंगे, अघोष किसको कहेंगे, तो इनको आप बोल के समझ लीजिए। जैसे क ख स्वर ग्रंथियों में बिल्कुल कंपन नहीं, च छ बिल्कुल कंपन नहीं, ट ठ प फ त थ। तो पहले और दूसरे वर्ण को जब हम बोल रहे हैं, जब उच्चरित कर रहे हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अगर हम बोल रहे हैं तो स्वर ग्रंथियों में कंपन नहीं हो रहा है, तो इनको हम सीधे सीधे अघोष वर्ण में रख देंगे। लेकिन जब हम तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण वर्गों का बोल रहे हैं या उच्चरित कर रहे हैं, जैसे ग घ इंग ज झ इय ड ढ अड़ ब भ म, तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जब हम उच्चरित कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण में स्वर ग्रंथियों में हल्का सा कंपन या झंझनाहट हमको महसूस होती है। इसीलिए इनको हम सघोष वर्ण की संज्ञा देते हैं और संघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से सघोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, और यहाँ से आप भी सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत कुछ व्याकरण में और बचा हुआ है, इसके बाद आपके सामने अगले आने वाले वीडियो में इन वर्ण से आने वाले कम से कम 20, 25, 30 सवाल ऐसे होंगे कि जो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और आशा करेंगे कि उन प्रश्नों को आप, यदि पूरी वर्णमाला की वीडियो को आप हमारे देखते हैं तो उन प्रश्नों को आपको हल करने में आसानी होगी, और आसानी से आप उन प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और वर्ण से किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।